नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफार्मर। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमारा एसी जनरेटर पढ़ा था। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज को चेंज करता है। ठीक है, मीन्स चेंज मतलब उसको या तो इंक्रीज कर सकता है या तो उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर सकता है। अगर आपका ट्रांसफार्मर एसी वैल्यू को इंक्रीज करता है तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर वो एसी वैल्यू को डिक्रीज करता है तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, अब आपके घरों में क्या आती है, 220 वोल्ट आती है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि सारे अप्लायंसेस 220 वोल्ट पे ही वर्क करेंगे। अब कुछ अप्लायंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, 220 वोल्ट से नीचे भी वर्क करते हैं। ठीक है, कुछ अप्लायंसेस ऐसे होंगे जिसमें हमें वोल्टेज ज़्यादा नीड होगी। ठीक है, जो हमारी गिवन वोल्टेज है, तो अब वो कौन सा काम करेगा, हमारा ट्रांसफार्मर काम करेगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, हमारी मोबाइल। ठीक है, अगर मोबाइल को हमने चार्ज करना है तो वो कितना, बेसिकली हमारा 9 to 10 वोल्ट्स पे चार्ज हो जाता है। अगर आप उसको 200 या 220 वोल्ट, इतनी ज़्यादा वोल्ट देंगे तो क्या होगा, मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो क्या करे, हमारी वोल्टेज को कम कर दे। ठीक है, तो वो कौन सा डिवाइस वर्क करेगा, वो ट्रांसफार्मर वर्क करेगा। वो क्या करेगा, हमारी वोल्टेज को की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें आगे हमारा प्रिंसिपल पढ़ेंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, आपका फैराडे लॉ या म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, हमने इसी यूनिट में म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था, आप उसको रिवाइज करना, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में हमने क्या देखा था, हमने 2 वायर्स ली थी। अगर हम एक वायर में क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमने क्या देखा था, दूसरी वायर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी तो इसकी वजह से दूसरी वायर में क्या होगी, हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई थी। तो ये इस प्रिंसिपल पे, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करेगा। नेक्स्ट इज आर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसमें क्या है, हमारी ये कोर्स हैं। ठीक है, लेमिनेटेड कोर्स हैं। ये एक रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर है जो कि क्या है, लेमिनेटेड शीट्स हैं इसके चारों तरफ, और जो कि एक दूसरे से क्या है, इंसुलेटेड है। ठीक है, हमारे क्या है, 2 कॉयल हो गए। एक हमने क्या ले लिया, P1 P2 कॉयल ले लिया, और ऐसे ही हमने क्या ले लिया, S1 S2 ले लिया। तो आप क्या देखोगे, इसकी वाइंडिंग में फ़र्क है। ठीक है, एक की वाइंडिंग ज़्यादा है, दूसरे की वाइंडिंग क्या है, कम है। ठीक है, सपोज हमने इसको क्या ले लिया, हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब हमने क्या देखा, म्यूचुअल इंडक्शन कैसे काम करेगा। अगर हम एक में क्या दे रहे हैं, करंट की वैल्यू दे रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होएगी, हमारी सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होएगी। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करेगा बेसिकली। ठीक है, अब जो दोनों कोयल्स होंगी हमारी, वो भी क्या होंगी, इंसुलेटेड होंगी, किससे, कोर से। द सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो हमारा सोर्स है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का, यानी जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है, उसको हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, P1 P2 से। ठीक है, और एक हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया हमने, S1 S2 से। ठीक है, दस देयर कैन बी नो करंट थ्रू द सेकेंडरी कोयल सो एज लॉन्ग एज द स्विच इज ओपन। ठीक है, जब तक हम स्विच को ओपन नहीं करेंगे, ये हमने इसीलिए लगाया ना, क्योंकि जब तक हम स्विच को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी वर्किंग और थ्योरी देखेंगे हम। ठीक है, ये हमने अभी क्या देखा था, इसका डायग्राम देखा था, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। तो हमने क्या देखा, अब ये किस पे काम करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेगा। ठीक है, अगर ये इसके अराउंड ऐसे टर्न कर रहा है तो इसको हमने क्या कंसिडर किया, ये एक टर्न है, तो ऐसे ही हमारे n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ठीक है, कुछ इस साइड नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, बट हमने क्या देखा, दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, प्राइमरी में कुछ NP नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, हम उसको NP कंसिडर करेंगे, और सेकेंडरी में जो वो होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, उसको हम NS कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगा, अब ये जो अब हमने क्या किया, करंट किया। ठीक है, हमने यहाँ पे AC इनपुट दी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका करंट प्रोड्यूस होगा इसमें। अगर आपका करंट प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से हमें पता है कि उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके अराउंड कुछ। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसके अंदर से काम जाएगी। ठीक है, अब हमने इसको आयरन कोर ही क्यों लिया, ठीक है, अब सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया, क्योंकि ये क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो सारी की सारी क्या करती हैं, उसके अंदर से पास होती हैं, क्योंकि उसमें डोमेन्स बनते हैं और डोमेन सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, मतलब उसके अंदर से क्रॉस होती है। इसीलिए
हमने क्या लिया, इसको सॉफ्ट आयरन कोर की फॉर्म में लिया, क्योंकि ये क्या कहता है फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है। और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो सारी की जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं हम कंसीडर करते हैं, उसको मान के चलते हैं कि वो बाहर नहीं निकलेंगी, सारी की सारी क्या करेंगी, अंदर की अंदर से फ्लो करेंगी। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता, थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती ही हैं, ठीक है। अगर सारी की सारी अंदर जाएंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा कोई भी लॉस नहीं हुआ उसमें एनर्जी में, जितनी हमने एसी दी उतनी हमारी कितनी आएगी, आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। अब बट जब थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर बाहर चली जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे कुछ लॉसेस भी होंगे जो प्रैक्टिकल केस में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या आता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये क्या करेंगी, ये अब यहाँ से गई यहाँ पे आई, ये क्या करेंगी, इसको कॉइल को टच करेंगी, ठीक है। एंड एरिया ऑफ कॉइल व्हेन टच मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जब जो एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, टच करेगा, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा था ये B = μ0 हो गया हमारा। अब हमें पता है हमने करंट की वैल्यू को अगर I चेंज होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर I चेंज होगा हमारा तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होएंगी, B की वैल्यू चेंज होएगी, ठीक है। और अगर B की वैल्यू चेंज, अब हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, phi = B.A, और हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगी तो हमारी क्या होएगी, उससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज होएगी, ठीक है। अगर हमारी फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी बेसिकली वर्किंग थी, ठीक है। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये बताया कि कैसे कैसे हमारा क्या होगा, करंट की वैल्यू कैसे चेंज हुई, उसके बाद उसके रिलेटेड B चेंज हुआ, उसके बाद उससे फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होगा तो हमें पता है हमारा क्या होता है, हमेशा EMF की वैल्यू हमारी इंड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। जैसे ही हमारा ये चेंज हुआ, अब ये क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, तो हमारी क्या हो गई, इस केस में हमारी EMF इंड्यूस्ड हो गई। अब हमने क्या माना कि जो हमारा d∅dt है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, ठीक है। तो EMF इंड्यूस होगी, कौन से में इंड्यूस होगी, सेकेंडरी कॉइल में, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हमने देखे थे ज़्यादा थे, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करके चलते हैं, हमने क्या माना था, ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं ऐसे, ठीक है। तो ये वाला एक क्या है, ये एक टर्न हुआ, ठीक है। एक टर्न में अगर B सेम है, ठीक है, इस केस में अगर सपोज करो B की वैल्यू सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है, जो A होगा, अब इस साइड जो आपका A होगा वो भी क्या होगा, ठीक है। अगर B सेम है दैट मीन्स एरिया सेम है, एरिया सेम है तो दैट मीन्स फ्लक्स सेम हो जाएगा, ठीक है। B सेम है, एरिया आपका उतना ही रहेगा, एरिया आपका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फाई का B.A, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी फ्लक्स चेंज नहीं होएगी, ठीक है। तो अगर फ्लक्स चेंज नहीं होएगी, अब हमारी उस केस में अब ES का फॉर्मूला क्या, E का फॉर्मूला क्या होता है, d∅dt होता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितने ले लिए हमने, सेकेंडरी में S ले लिए, तो उसको NS से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक टर्न के लिए हमारा ये फॉर्मूला था, NS टर्न के लिए कितने हो जाएंगे, ES, ये सेकेंडरी के लिए है, = NS d∅dt हो जाएगा। ऐसे ही प्राइमरी के क्रॉस कितना हो जाएगा, EP = NP d∅dt। और जब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो लेंगे, यानी सेकेंडरी को जब प्राइमरी को जब सेकेंडरी से डिवाइड करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये क्या था, -NS d∅dt -NP d∅dt, d∅dt कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो ES/EP कितना हो गया, NS/NP हो गया, ठीक है। तो इस केस में आपका जो ES की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो हो गई, ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्न की रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, EMF इंड्यूस्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी इनटू EMF प्रोड्यूस्ड इन P। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ट्रांसफार्मर का, इस पे बहुत एग्जांपल्स आते हैं, तो इसको समझ के करना है। यानी ES जो आपका S में EMF इंड्यूस्ड हुआ उसकी वैल्यू कब कब चेंज होगी, एक तो जब आपकी रेशियो चेंज हो जाएगी, ठीक है, रेशियो चेंज होएगी तो तब आपकी क्या हो जाएगी, जो आपकी S में EMF इंड्यूस्ड हो रही है उसकी वैल्यू भी आपकी चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को स्टडी करेंगे, उसमें क्या होता है, ठीक है। हमें पता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो आपकी वैल्यूज़ होंगी इसकी NS और NP की, वो कैसे चेंज होती है, मतलब NS बड़ा होगा या NP बड़ा होगा, ये हम देखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या पता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारी जो AC वोल्टेज की वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो जाएगी, जो हमारी EMF इंड्यूस्ड हुई, दैट मीन्स आउटपुट के केस में वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर आउटपुट की EMF इनपुट से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या था, ES है, ये EP है। अब हमारा क्या होना चाहिए,
ई आउटपुट या बाय ई इनपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होगी, यानी ई एस बाई ई पी इज़ ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए हमारी इस केस में, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, हमारी एन एस बाई एन पी भी क्या होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। और अगर एन पी को इस साइड ले जाओगे दैट इज़ एन एस इज़ ग्रेटर देन एन पी। तो इस केस में क्या होगा हमारा, अगर हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो हमारे प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कम होने चाहिए और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। अगर हमें वोल्टेज को कम करना है दैट मीन्स हमें स्टेप डाउन इस केस में लेना पड़ेगा, स्टेप डाउन लेना पड़ेगा। तो दैट मीन्स हम जो इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रादर देन हमारी आउटपुट से, ठीक है। इस केस में जो आपकी ई आउटपुट हुई, ठीक है, ई आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, कम लेस हो जाएगी किससे, ई इनपुट से, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ तो ई आउटपुट बाय ई इनपुट इज़ लेस देन 1, ठीक है, यानी ई सेकेंडरी बाय ई प्राइमरी इज़ लेस देन 1। तो एन एस बाई एन पी भी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल के वो ज़्यादा होने चाहिए किससे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब हमें पता है स्टेप अप में हमारे क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने चाहिए। बट अगर हमें डाउन करनी है तो दैट मीन्स हमने क्या देखा था, वो किससे रिलेटेड है, हमारी ये कॉइल है 1 टर्न, हमने क्या देखा था, सेकेंड टर्न, ठीक है। अगर हमारा इसका क्या होगा, मैग्नेटिक बी की वैल्यू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू। और अगर एरिया आपका सेम है तो दैट मीन्स ईएमएफ सेम होएगी। अगर आपका ये एरिया चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो स्टेप अप के केस में नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा होने चाहिए और स्टेप डाउन के केस में नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया, इस ई एस इज इक्वल्स टू ई पी एन एस बाई एन पी, ठीक है। अभी हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया और हमने देखा कि किसके केस में, स्टेप अप के केस में किसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और स्टेप डाउन के केस में किसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें पता है नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होएगा। अगर प्राइमरी के टर्न ज़्यादा होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होएगा। और ये जो एन एस बाई एन पी है हमारी, ये जो इसकी रेशो है नंबर ऑफ टर्न्स की, इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहेंगे, ठीक है। दैट इज एन एस बाई एन पी, आपको ये भी याद रखना है इसकी रेशो को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशंस हैं ये कौन सी 3 एजम्पशंस पे हमारे क्या है, बेस्ड हैं। सबसे पहला कि जो क्या है, आपका जो प्राइमरी रेजिस्टेंस है और जो करंट है वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए। अगर प्राइमरी रेजिस्टेंस और करंट स्मॉल होगा तभी हमारी क्या हो जाएगी, ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगी ना। और कोई फ्लक्स का लीकेज नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने कहा था कि सारा का सारा क्या होएगा, फ्लक्स उस आयरन कोर के अंदर से पास करेगा। दैट मीन्स कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, हमारी सारा का सारा एज इट इज़ पास करना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखें। और जो सेकेंडरी करंट की वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, हमारी इंड्यूस्ड होगी। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे हमारा कि अब हमें क्या पता है कि एक सोर्स था, हमने सोर्स देखा था, हमारा एक एसी सोर्स था, ठीक है। हमने यहाँ वहाँ से पावर दी हमारी, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, V इंटू आई होता है, ठीक है। अब उस एसी सोर्स ने क्या किया, किस एनर्जी से वो एसी सोर्स क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो वो तो हमारा प्राइमरी में पहले ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके बाद प्राइमरी से म्यूचुअल इंडक्शन में किस में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। अब प्राइमरी से ट्रांसफ़र हुआ तो कितनी एनर्जी से गया वो, आई पी ई पी इज़ फॉर प्राइमरी। अब ये जो हमारा प्राइमरी है अब उसके बाद किस में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। किससे, हमारा जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन की हेल्प से, तो वो कैसे जाएगा, आई एस और ई एस जाएगा। अब हमने देखा था कि हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि जितनी हमारी एनर्जी यहाँ थी, ठीक है, जितना हमने दिया उतना ही हमें क्या मिला, सेकेंडरी में मिला। तो ठीक है, हमारा जो एनर्जी, अब हमने क्या एज्यूम किया कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ है वो लग गया। दैट मीन्स कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई हमारी, ठीक है। अगर कोई हमारी एनर्जी लॉस नहीं हुई दैट मीन्स दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, यानी जितनी पावर हमने दी उतनी ही हमें मिली, ठीक है। दैट मीन्स आई पी ई पी इज इक्वल्स टू आई एस ई एस हो गया हमारा इस केस में। तो इस केस में हमारी आई एस की वैल्यू निकाली, दैट इज आई पी इज इक्वल्स टू ई पी बाई ई एस, ठीक है। और हमने लास्ट में क्या देखा, ई पी बाई ई एस किसके इक्वल आया था, हमारा एन पी बाई एन एस के इक्वल आया था जो नोटबुक में लिखा था। और हमारा एन पी बाई एन एस, ठीक है, एन एस बाई एन पी क्या हो गया, हमारा के था हमारा इस केस में, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है, 1 बाई एन एस बाई एन पी लिख देंगे तो कितना बन जाएगा, एन पी बाई एन एस दैट इज 1 बाई के, ठीक है।
तो IS की वैल्यू क्या आ गई आपकी IP/K आ गई। अब हमें पता था स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में हमारे जो ES होती है वो ज़्यादा होती है EP से, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स S के ज़्यादा होते हैं किसके, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से। ठीक है, अब अगर आपका ES ज़्यादा है EP से, दैट मीन्स सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हमारी क्या हो गई, हमारी K की वैल्यू क्या हो गई, 1 से ज़्यादा होनी चाहिए ना। अगर K की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई तो दैट मीन्स जो प्राइमरी का करंट है वो कम होना चाहिए किससे, सेकेंडरी के केस में। ठीक है, तो यानी ये कितना हो गया, ये क्या हो गया आपका ऑपोजिट हो गया अब। ठीक है, ठीक है, अगर ES ज़्यादा होगा किससे, EP से होगा, तो उस केस में क्या होगा आपका ऑपोजिट होगा, यानी आपकी जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, प्राइमरी में सेकेंडरी से। ठीक है, सेकेंडरी करंट इज वीकर। अब हमने क्या देखा इसमें, जो सेकेंडरी करंट है वो क्या होगा, वीकर होगा जब सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो ये सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा है, दैट मीन्स करंट क्या है, वीक है। वट एवर वी गेन इन वोल्टेज वी लॉस इन करंट इन द सेम रेशो। अगर हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज का गेन कर रहे हैं, तो उसी रेशो में हम क्या करेंगे, हमारा करंट का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो किस केस में देखा था हमने, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में देखा था। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के केस में क्या हो जाएगा, हमारा EP की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी किससे, ES से ज़्यादा हो जाएगी, इसके यानी सेकेंडरी का स्मॉल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें रख के देखेंगे इसकी वैल्यू को। ठीक है, अब IP हमें पता है कितना आया था यहाँ से। अब हमने इस केस में क्या निकाला था, IS निकाला था। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, IP निकाल लेंगे, दैट मीन्स EP नीचे चला जाएगा हमारा। ठीक है, और इसमें हमने इसको क्या लिख दिया, हमारी इस टर्म्स में लिख दिया हमने। स्टेप अप के केस में IS कितना आया था, IP NP/NS आया था। इस केस में IP कितना आ गया, IS NS/NP आ गया। ठीक है, तो IS को क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, ES/R लिख दिया, क्योंकि हमने क्या लगाया इसमें, लोड रेजिस्टेंस भी तो लगाया था ना हमने। ठीक है, तो यानी इतना, ये कितना हो जाएगा, IS/R हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको शफलिंग की इक्वेशंस को। ठीक है, R1/R इधर ले लिया, EP NS/NP। ठीक है, अब हमने इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन 10 का यूज़ किया। ठीक है, इक्वेशन 10 आपको क्या कहती है कि जो आपकी ES की वैल्यू है वो क्या होती है, EP NS/NP, ये हमने ऊपर देखा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से EP की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, इसकी टर्म्स में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम इसकी जगह, NS/NP। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये हमारे पास 2 NS/NP हो गए, तो दैट मीन्स इसका स्क्वायर हो गया, 1/R इस साइड ले लिया और EP को हमने इस साइड ले लिया। अब इस इक्वेशन में हमारी जो IP की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, EP/R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू को इन्होंने क्या ले लिया, NP/NS का होल स्क्वायर इंटू R। ठीक है, ये जो R इक्विवेलेंट है ये किसकी वैल्यू हो गई, हमारी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, एज सीन बाय सोर्स या जनरेटर। जो आपका कोई भी सोर्स लगा हुआ था या जनरेटर लगा हुआ था उसमें। ठीक है, दैट मीन सोर्स या जनरेटर प्रोड्यूसेस IP। अब ये जो आपका सोर्स था या कोई भी जनरेटर था, उसने कितना प्रोड्यूस किया, करंट IP प्रोड्यूस किया, और वोल्टेज कितनी करी, EP करी, एज इट वर कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस RQ। ठीक है, तो इसने IP और EP क्या किया, उसको हमारा IP करंट हुआ और वोल्टेज कितनी थी, हमारी EP थी, जब ये किससे कनेक्ट था, हमारा लोड रेजिस्टेंस RQ से। ये क्या है, इसकी RQ की वैल्यू हो गई। अब किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं कि कितना एफिशिएंट है, यानी मतलब हम कितना इनपुट दे रहे हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट कितनी मिल रही है, उसको कहेंगे ना कि ये तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी अगर सपोज करो आप 100 वोल्ट क्या दे रहे हो, आपकी इनपुट दे रहे हो और आपको 100 वोल्ट ही आउटपुट मिल रही है, तो दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंस हो गई। ठीक है, तो उसकी हम एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की कैसे निकालेंगे, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर निकालेंगे। ठीक है, दैट मीन्स ES/IS ओवर EP/IP। अगर हमें किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें ये 4 वैल्यूज़ पता होंगी, तो हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। और हमें पता है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में अगर हमारा आउटपुट भी सेम होगा, इनपुट भी सेम होगा, तो दैट मीन्स तब सबसे जितनी हमने इनपुट दी उतना ही हमें आउटपुट मिला। ठीक है, मैंने अभी बताया 100 ही इनपुट दी, 100 ही आउटपुट मिला, तो यानी एफिशिएंसी क्या हो गई, 1 हो गई। तो यानी आइडियल के केस में हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, दैट मीन्स 100%। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कोई भी लॉस नहीं हुआ, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होते हैं, हमारे एनर्जी लॉसेज होते हैं किसमें, ट्रांसफार्मर में। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।